हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो? होप सो आप सब बढ़िया होगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू सीरीज़ जो स्टूडेंट्स यूजीसी नेट कॉमर्स टू जून 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हम वो सीरीज़ में आप स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि कॉमर्स में श्योर टॉपिक्स है जो एनटीए ने डाले ही हैं और फ्यूचर में भी उनमें से क्वेश्चंस आएगा। हम इस सीरीज़ में जो ये स्ट्रक्चर्ड सीरीज़ है इसमें सभी वो टॉपिक्स कवर करेंगे, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं और जो आने का स्कोप है। इवन पूरे टॉपिक्स को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपका कोई भी गलती का चांस ना हो सके। सो लेट्स बिगिन विद द सीरीज। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक यूजीसी के पेपर में लास्ट ईयर्स में आए हैं और जो फ्यूचर में आ सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहला टॉपिक करने जा रहे हैं। सबसे पहला टॉपिक है पॉटर्स डायमंड, जिसे हम डायमंड मॉडल भी कहते हैं। देखो बेसिकली ये फ्रेमवर्क था जिसको माइकल पॉटर ने डेवलप किया था। इसका मीनिंग क्या था? टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ऑफ नेशन, यानी जो हर नेशन है उसके पास कौन सी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एज कंपैरेटिव टू अदर नेशन, उसको एनालाइज करना और उसको समझना। ये एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता था उन फैक्टर्स की जो कंट्रीब्यूट करते थे कंट्री की कॉम्पिटिटिवनेस में इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और सेक्टर। यानी हमें ये पता चलता था ये एक पर्टिकुलर फैक्टर्स जो इस कंट्री में अवेलेबल है या नेशन में अवेलेबल है वो हमें हेल्प आउट करेंगे अपने आप में एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव करना एज कंपेरेटिव टू अदर कंट्री। सो लेट्स हैव अ लुक एट द इसके जो मेन फैक्टर्स आते हैं जो पॉटर्स डायमंड के हैं उसमें से फर्स्ट है फैक्टर कंडीशंस। These refers to the nation's endowment of resources including natural resources, labor, capital, infrastructure and technological capabilities। यानी एक नेशन के पास जो उसके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उसके पास लेबर कैसी है, उसके लिए उसके पास कैपिटल कैसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज कैसी हैं, क्वालिटी होगी, क्वांटिटी होगी एंड कॉस्ट ऑफ दीज रिसोर्सेज कैन सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस अ नेशंस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। देखो एक तो होता है रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी और वो रिसोर्सेज किस क्वालिटी के हैं, किस क्वांटिटी में अवेलेबल हैं और उनकी क्या कॉस्ट है, ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को डिसाइड करने में बड़ी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ कंट्री विद अबंडेंट स्किल्ड लेबर एंड एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर माइट हैव एन एडवांटेज इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री। देखो कहना क्या चाहते हैं, अगर किसी कंट्री के पास फुली स्किल्ड लेबर है और जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो फुली एडवांस है तो वो ऑटोमेटिव इंडस्ट्री जो कि टेक्नोलॉजी के सहायता से ही चलती है उसमें बड़ा ग्रो या फ्लोरिश कर सकती है। नेक्स्ट जो फैक्टर आता है दैट इज डिमांड कंडीशन, रेफर्स टू द नेचर एंड साइज ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। देखो किसी भी नेशन में जो भी अगर पर्टिकुलर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की उसी ही कंट्री में क्या डोमेस्टिक डिमांड है ये बड़ा मायने रखता है। अगर तो डिमांड स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड एक्स एज ए कैटलिस्ट फॉर फॉर्म्स टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। देखो अगर कोई भी नेशन कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रही है और उसकी डिमांड उसकी ही नेशन में बड़ी ज़्यादा है तो वो उस कंपनी या नेशन को इकोनॉमीज ऑफ स्केल अचीव करने में हेल्प करेगी, इससे उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इनहेंस होगी। फॉर इंस्टेंस अ नेशन विद डिमांडिंग एंड डिसर्निंग कंज्यूमर माइंड इनकरेज लोकल फर्म्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। देखो अगर किसी की नेशन में जो कंज्यूमर्स हैं वो बहुत डिमांडिंग है, वो इनकरेज करेंगे उस जितनी भी इंडस्ट्रीज उस नेशन में लोकेटेड है वो जो वो अपने ही कंज्यूमर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर सके। सो जो थर्ड फैक्टर आता है वो है रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, रेफर्स टू द नेचर एंड साइज ऑफ डोमेस्टिक मार्केट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस। यानी कि जो आपकी डोमेस्टिक मार्केट है वो आपके एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस की उसकी क्या नेचर है, उसका क्या साइज है। स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड्स एक्ट एज अ कैटलिस्ट फॉर फॉर्म्स टू अचीव इकोनॉमीज ऑफ स्केल। यस, यानी सिंपल है, अगर तो आपकी डोमेस्टिक मार्केट का नेचर और साइज अच्छा है जिससे आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा फ्लोरिश हो रही है तो वो नेशन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करेगी। फॉर इंस्टेंस, अ नेशन विद डिमांडिंग एंड डिसर्निंग कंज्यूमर माइट इनकरेज लोकल फर्म टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। देखो अगर आपकी नेशन में जो डिमांड है वो जो प्रोडक्ट की डिमांड है या उसकी डोमेस्टिक मार्केट है जो उसका साइज अच्छा है तो जितने भी लोकल प्रोड्यूसर्स होंगे वो उन सबको इनकरेज किया जाता है ताकि वो अपनी डोमेस्टिक डिमांड को फुलफिल करने के लिए हाई क्वालिटी और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सके। ये थे हमारे तीन फैक्टर्स। नेक्स्ट है जो हमारा फोर्थ फैक्टर आता है वो है फर्म की स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड उसकी राइवलरी। अब ये फोकस किस पे करता है? हाउ फर्म्स ऑर्गेनाइज्ड, compete एंड आर मैनेज विद इन अ नेशन।
यानी जो एक नेशन में जो फर्म्स हैं वो ऑर्गेनाइज कैसे की जाती हैं, वो एक दूसरे के साथ compete कैसे करती हैं, और उनकी जो मैनेजमेंट है एक नेशन के अंदर वो कैसे होती है। वो कह रही हैं अगर प्रेजेंस ऑफ इंटेंस डोमेस्टिक कॉम्पिटिशन स्टिमुलेट्स फर्म टू इम्प्रूव एफिशिएंसी, इनोवेट एंड स्ट्राइव फॉर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अगर एक ही नेशन में काफ़ी अच्छी सारी फर्म्स हैं, वो एक दूसरे से हाई लेवल के में compete कर रही है, तो हर एक इंडस्ट्री या फर्म को ये होगा कि वो दूसरी फर्म से ज़्यादा आगे निकल सके। आगे निकलने के लिए वो क्या करेंगे, वो उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे, अपनी इनोवेशंस को और आगे लेके जाएंगे, ताकि उनको जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो अचीव हो सके। फॉर इंस्टेंस नेशंस विद अ कल्चर ऑफ इनोवेशन, स्ट्रॉन्ग मैनेजरियल टैलेंट एंड विगोरस कॉम्पिटिशन टेंड टू फॉस्टर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। अब जो फर्म्स हैं जिनमें कल्चर बहुत, जिनका कल्चर ही इनोवेशन पे डिपेंड करता है, यानी वो इतनी ज़्यादा इनोवेशन ट्राई करते हैं कि हाई लेवल की अचीव हो सके, और उनका जो मैनेजरियल टैलेंट है ना वो भी अच्छा है, तो वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को ईजिली अचीव कर पाएंगे। होप्स आपको अच्छे से समझ आ गया होगा पॉटर्स डायमंड का। एक बार रिकैप्चुलेट कर लेते हैं। देखो जो पॉटर्स फ्रेमवर्क है, पॉटर्स डायमंड या जिसको हम डायमंड मॉडल भी कह सकते हैं, इसमें ये माइकल पॉटर ने दिया था। इसको यूज किसके लिए किया जाता है, एनालाइज और अंडरस्टैंड करने में कि नेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। इसमें 4 मेन फैक्टर्स से, फर्स्ट आता है फैक्टर कंडीशंस, सेकंड आता है डिमांड कंडीशंस, थर्ड आता है रिलेटेड एंड स्पोर्टिंग इंडस्ट्री, फोर्थ आता है फर्म की स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी। मैंने आपको इसको डिटेल में बता दिया। अब देखते हैं इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन यूजीसी ने कभी पूछा है। सो क्वेश्चन क्या आया था, अकॉर्डिंग टू पॉटर्स डायमंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हमने 4 फैक्टर्स पढ़े हैं, उन 4 फैक्टर हमें इन्होंने क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिया, और ये पूछ रही है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में नहीं इंक्लूड है। देखो रिलेटिंग और स्पोर्टिंग इंडस्ट्री हमने देखा इंक्लूडेड है, फर्म की स्ट्रेटेजी, स्ट्रक्चर एंड राइवलरी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अफेक्ट करती है। डिमांड कंडीशंस, एक जो आपकी नेशन में डिमांड कंडीशंस है वो भी आपके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अफेक्ट कर रही है। सो इनमें से बचा क्या, बार्गेनिंग पावर ऑफ बायर। सो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी बार्गेनिंग पावर जो है बायर्स की, वो किसी भी नेशन की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अफेक्ट नहीं करती। सो इससे हमारा फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो लेट्स हैव अ लुक एट आवर सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक हमारा कौन सा आता है, जो शॉर्ट टॉपिक्स हैं। सेकेंड टॉपिक है कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन। देखो ये एक इकोनॉमिक मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इनपुट्स यानी हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आउटपुट्स यानी जो गुड्स और सर्विसेज प्रोडक्शन प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब जो ये कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन का, इसको 1920s में चार्ल्स कॉब और पॉल डगलस ने डेवलप किया था। नेक्स्ट, इसका जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये जो मैथमेटिकल फॉर्म लेता है, दैट इज क्यू इज इक्वल टू ए ब्रैकेट में एल इंटू अल्फा इंटू के इंटू बीटा। जो इसमें क्यू है वो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। जो ए है दैट इज द टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजिकल लेवल, यानी आपके जो टोटल फैक्टर्स आप यूज कर रहे हो उनकी क्या प्रोडक्टिविटी, आपका क्या टेक्नोलॉजिकल लेवल है। जो एल है वो लेबर को रिप्रेजेंट करता है, के है जो कैपिटल इनपुट को रिप्रेजेंट करता है, अल्फा एंड बीटा आर द आउटपुट इलास्टिसिटीज ऑफ लेबर एंड कैपिटल। यानी अल्फा और बीटा जो आपकी लेबर और कैपिटल जिसको आप एज अ इनपुट यूज कर रहे हो, जो उनकी आउटपुट इलास्टिसिटीज है उनको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आते हैं द अंडरलाइंग रिटर्न टू स्केल इन कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन इज डिटरमाइंड बाय सम ऑफ द आउटपुट इलास्टिसिटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर। यानी सिंपल चीज है, जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है, अगर हमने इसमें जो हमारी आउटपुट इलास्टिसिटीज हैं अल्फा एंड बीटा, यानी जिसे हम ए और बी भी कह सकते हैं, वो डिसाइड करती हैं कि ये कौन सी रिटर्न्स को अचीव करेगा। अगर तो हमारा अल्फा प्लस बी ए प्लस बी लेस देन 1 आता है तो द रिटर्न टू स्केल इज डिक्रीजिंग। ये इंप्लाई क्या करता है, डेट व्हेन बोथ कैपिटल एंड लेबर इनपुट्स आर इंक्रीज्ड बाय अ सर्टेन परसेंटेज द रिजल्टिंग इंक्रीज इन आउटपुट इज लेस देन द प्रोपोर्शनल। सिंपल सी बात है, कहना क्या चाहते हैं, अगर हम अपने कैपिटल और लेबर को दोनों को कंबाइन करके एक सर्टेन परसेंटेज में इंक्रीज करते हैं और उस इंक्रीज से जो हमारा आउटपुट इंक्रीज होता है ना, वो हमारे इनपुट की परसेंटेज से लेस होता है, यानी इंडिकेट्स डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एज अ स्केल ऑफ प्रोडक्शन एक्सपेंड। यानी जितने प्रोपोर्शनेट हम इनपुट लगा रहे हैं उसके उतना प्रोपोर्शनेट हमें हमारा आउटपुट का रिजल्ट नहीं मिल रहा। और सेकेंड आता है, अगर a प्लस बी इक्वल टू 1 है दैट रिटर्न टू स्केल इज कॉन्स्टेंट। इसका मीन क्या हुआ,
when both capital and labor inputs are increased proportionally, output increases at the same rate. यानी अगर हमने अपने कैपिटल और लेबर को एक फिक्स्ड परसेंटेज में इंक्रीज किया, उसी सेम फिक्स्ड परसेंटेज में ही हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा. अगर इनपुट और आउटपुट की परसेंटेज यानी प्रोपोर्शन सेम है, देन जो रिटर्न्स होगी वो कांस्टेंट होगी. दिस इंप्लाइज दैट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स रिमेन्स कांस्टेंट. यानी जो हमारे इनपुट्स हैं उनकी जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो कांस्टेंट रह रही है. और थर्ड जो रिटर्न आती है दैट इज स्केल इज इंक्रीजिंग. इसमें a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1. यानी जब बोथ कैपिटल और लेबर को इकट्ठा जब हम किसी परसेंटेज में इंक्रीज करते हैं और जो वो हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा वो उस परसेंटेज से ज़्यादा इंक्रीज होगा. सपोज हमने 10% में कैपिटल और लेबर को इंक्रीज किया, जो आउटपुट उससे इंक्रीज होगा दैट विल बी मोर देन द 10%. सो इससे क्या इंडिकेट होता है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है जो इनपुट्स की वो इंक्रीज होगी एज प्रोडक्शन एक्सपेंड्स. सो आपको होप सो अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन है, क्या उसकी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है, और उनकी उसमें जो 3 रिटर्न्स हैं उसको भी मैंने समझा दिया. सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट इसके रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन में क्या पूछा गया, इन द कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन वेयर E and B are output elasticities of capital and labor respectively, if E plus B is greater than 1 the underlying return to scale will be. देखो हमने अभी रिसेंटली स्टडी किया, अगर A plus B greater than 1 है यानी हमने जितना इनपुट यानी इनपुट कौन सा होगा कैपिटल और लेबर का, अगर हमने उसको 10% से लगाते हैं और अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर a प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 यानी डैम श्योर है जो हमारा आउटपुट है वो इनपुट से ज़्यादा इंक्रीज होगा. सो इसका ऑप्शन विल बी इट विल बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल. सो आप होप सो आपको अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे 2 टॉपिक्स हैं जो उनके कंसर्न क्वेश्चन यूजीसी ने पूछे हैं. लेट्स हैव अ लुक एट अवर नेक्स्ट थर्ड टॉपिक आता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप का. अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप है क्या, देखो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है. अब ये करता क्या है, ये फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं टू डेवलपिंग कंट्रीज ताकि जो वो अपने डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को कैरी आउट कर सके. इसका जो मेन एम है वो है रिड्यूस करना पॉवर्टी को और प्रमोट करना सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ को. अब ये 2 चीज़ें हो कैसे सकती हैं, वर्ल्ड बैंक ग्रुप लोन्स को ऑफर करता है, ग्रांट्स देता है और वो एक्सपर्टाइज प्रोवाइड करता है इन वेरियस सेक्टर्स. नेक्स्ट जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के 5 मेन मेंबर्स हैं वो देखते हैं वो कौन है. सबसे पहले आता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. अब जो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट है जो इसका मेन काम है ये लोन्स को प्रोवाइड करता है और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है टू मिडल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी लो इनकम कंट्रीज. सेकेंड ये क्या करता है, ये फंड्स प्रोवाइड करता है फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म. यानी इसका नेम ही क्लियर करता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट. जो इसके द्वारा जो ये इंस्टीट्यूट है जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एक मेंबर है, इसका मेन काम ही है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स या डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को कैरी आउट करने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना. जो इसका सेकंड मेंबर है या सेकंड इंस्टीट्यूट है दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. अब इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का क्या काम है, ये ग्रांट्स और लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड करते हैं वर्ल्ड्स पुअरेस्ट कंट्रीज को. सेकंड इनका फोकस है पॉवर्टी रिडक्शन पे, सोशल डेवलपमेंट में एंड कैपेसिटी बिल्डिंग पे. नेक्स्ट हमारा जो थर्ड आता है दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. अब इसका क्या है, और जो ये है ये एक प्राइवेट सेक्टर आर्म है वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, यानी ये प्राइवेट सेक्टर में लाई करता है. इसका मेन काम है प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट करना इन डेवलपिंग कंट्रीज प्राइमरली थ्रू प्रोवाइडिंग लोन्स एंड इक्विटी इन्वेस्टमेंट टू प्राइवेट एंटरप्राइज. जितने भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैं उनको लोन्स देना, उनको इक्विटी इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना, उसमें ये हेल्प आउट करता है. इवन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रिड्यूसिंग पॉवर्टी में मेन इसका फोकस है. ये तो थे 3. लेट्स हैव अ लुक एट नेक्स्ट कौन सा आता है दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी MIGA. अब जो इसका काम है ये क्या करता है, ये पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस एंड क्रेडिट एनहेंसमेंट प्रोवाइड करता है इन्वेस्टर्स को एंड लैंडर्स को जो प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व है इन डेवलपिंग कंट्रीज. नेक्स्ट ये क्या हेल्प करता है, ये FDI को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है बाय मिटिगेटिंग रिस्क एसोसिएटेड विद नॉन कमर्शियल रिस्क. यानी ये FDI को अट्रैक्ट करने में हेल्प करता है और साथ में इंश्योर करता है ताकि जो रिस्क उसके साथ एसोसिएटेड वो मिटिगेट हो सके, रिड्यूस हो सके.
नेक्स्ट जो फिफ्थ है दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स ICSID। बेसिकली जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन है ये एक डिस्प्यूट रिजॉल्विंग मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है दैट रिजॉल्व्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड मेंबर कंट्रीज। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी मेंबर कंट्री, अगर उनके बीच में कोई भी डिस्प्यूट अराइज होता है उसको इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूट यानी ICSID सेटल करने में हेल्प करता है। ये एक न्यूट्रल फॉर्म प्रोवाइड करता है आर्बिट्रेशन के लिए एंड कंसाइलेशन के लिए एंड हेल्प करता है ताकि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट उनकी राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। सो मैंने आपको क्या बताया, वर्ल्ड बैंक ग्रुप एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसमें 5 मेंबर्स हैं। उसमें से फर्स्ट आता है IBRD, नेक्स्ट आता है IDS, थर्ड आता है IFC, फोर्थ है MIGA, फिफ्थ है ICSID। नाउ लेट्स हैव अ लुक, कोई क्वेश्चन बनता है जो यूजीसी ने पूछा हो। क्वेश्चन क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। सो क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। देखो हमने स्टडी किया IBID पार्ट है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन भी पार्ट है, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी भी पार्ट है। सो बचा कौन सा, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी BIS इज नॉट द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। सो होप्स आपको इतना अच्छे से समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज RBI क्या है, बैंक रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है। सो सबसे पहले देखते हैं RBI जिसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज द मेन अपेक्स बॉडी ऑफ द इंडिया। ये अपने इंडिया का एक सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। ये रिस्पॉन्सिबल क्या है, ये फॉर्मुलेट करता है और इंप्लीमेंट करता है मॉनेटरी पॉलिसी को, रेगुलेट करता है एंड सुपरवाइज करता है पूरे एंटायर इंडिया के बैंकिंग सेक्टर को, करेंसी को इशू करता है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है और अपनी ही कंट्री में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बनाए रखने में ये रिस्पॉन्सिबल है। अब इसके जो RBI तो हमने स्टडी कर लिया। नेक्स्ट आता है बैंक रेट। बैंक रेट को ही पॉलिसी रेट कहा जाता है। अब ये वो रेट है जिस पे RBI कमर्शियल बैंक्स को मनी लेंड करता है इंडिया में। अब इसको RBI यूज करता है टू कंट्रोल क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। देखो RBI बैंक रेट को यूज करके जितनी भी इंडियन इकोनॉमी में मनी सप्लाई है या क्रेडिट कंट्रोल है वो उसको रेगुलेट कर सकता है। जब RBI अपने बैंक रेट को इंक्रीज करता है इससे क्या होता है, इट बिकम्स मोर एक्सपेंसिव फॉर बैंक्स टू बोरो फ्रॉम RBI लैंडिंग टू हायर इंटरेस्ट रेट्स इन इकोनॉमी। देखो अगर RBI ने पीछे से ही बैंक रेट इंक्रीज कर दिया यानी इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक्स RBI से बोरो करते हैं उससे वो रेट इंक्रीज हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर कमर्शियल बैंक्स का वो रेट इंक्रीज हो गया यानी आगे जो कस्टमर्स कमर्शियल बैंक से डिमांड करेंगे लोन्स उनका भी इंटरेस्ट रेट हाई हो गया। सो इससे मनी सप्लाई कंट्रोल होती है और इसका वाइस वर्सा अगर डिक्रीज होगा तो उससे मनी सप्लाई एक्सपैंड होगी। नेक्स्ट आता है हमारा कैश रिजर्व रेशियो जिसे CRR कहा जाता है। अब ये क्या है, ये है जितने बैंक के टोटल डिपॉजिट्स हैं जिनकी रिक्वायर्ड है दैट इज टू बी कैप्ड विद द RBI इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। देखो RBI ने गाइडलाइंस फ्रेम किया है, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर कमर्शियल बैंक यानी कि इन शॉर्ट हर बैंक को कुछ पोर्शन अपने टोटल डिपॉजिट्स का इन द कैश की फॉर्म में RBI के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। अब ये भी एक टूल है, ये हेल्प करता है लिक्विडिटी को कंट्रोल या रेगुलेट करने में बैंकिंग सिस्टम में। देखो अगर RBI CRR को इंक्रीज कर से इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि RBI रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल फॉर बैंक्स टू लैंड देयर बाय रिड्यूसिंग लिक्विडिटी इन दिस सिस्टम। यानी अगर RBI ने CRR को इंक्रीज कर दिया यानी बैंक्स को कुछ ज्यादा परसेंटेज अपने टोटल डिपॉजिट्स की RBI के पास रखनी पड़ेगी। अब जितना बैंक के अपना RBI के साथ डिपॉजिट करवा देगा उतनी ही परसेंटेज उसके पास रिड्यूस हो जाएगी कैश की। सो जितना बैंक्स के पास कैश होगा उतना ही कम वो क्रेडिट क्रिएट कर सकेंगे और इसका वाइस वर्सा अगर RBI CRR को रिड्यूस कर से उससे बैंक्स को पावर मिल जाती है ताकि जो वो और मनी सप्लाई कर सके और क्रेडिट क्रिएट कर सके। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है SLR जिसको स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं। इट इज द परसेंटेज ऑफ बैंक्स नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स सच एज कैश, गोल्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। जैसे CRR में बैंक्स को एक मैंडेटरी है RBI के पास कैश रिजर्व रखना है, सिमिलर वे में स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो में अपनी ही नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटीज की कुछ पोर्शन इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स बैंक रखते हैं RBI के पास।
लाइक लिक्विड एसेट्स में क्या आ सकता है, कैश आ गया, गोल्ड आ गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ गया। अब सिमिलर वे में जैसे सीआरआर हेल्प करता है कंट्रोल करने में क्रेडिट क्रिएशन, सेम वे में एसएलआर भी हेल्प करता है क्रेडिट को क्रिएट करने में। सर्व्स एज अ मेजर टू इंश्योर द सॉल्वेंसी एंड लिक्विडिटी ऑफ बैंक्स। हायर एसएलआर रिक्वायरमेंट्स रिड्यूस अमाउंट्स ऑफ फंड अवेलेबल फॉर बैंक्स टू लैंड। देखो अगर आरबीआई ने अपना एसएलआर रेट को इंक्रीज कर दिया, सेम वे में बैंक्स के पास जो उनकी प्रपोर्शन होगी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे वो कम क्रेडिट क्रिएट करेंगे, जिससे मनी सप्लाई इकोनॉमी में कंट्रोल होगी। और सेम इसका वाइस वर्सा अगर मनी सप्लाई को एक्सपेंड करना है। सो लेट्स हैव अ लुक एट क्वेश्चन। उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा, व्हेन द आरबीआई डिजायर टू रिस्ट्रिक्ट एक्सपेंशन ऑफ क्रेडिट। अब आरबीआई क्रेडिट की एक्सपेंशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहता है, उसके लिए वो क्या करेगा, बैंक रेट को इंक्रीज करेगा, बैंक रेट को डिक्रीज करेगा, सीआरआर को डिक्रीज करेगा, एसएलआर को डिक्रीज करेगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट विल बी बैंक रेट को वो इंक्रीज करे। अगर बैंक रेट इंक्रीज होगा जो कि पॉलिसी रेट है, यानी जो कमर्शियल बैंक्स का बोरोइंग रेट है, यानी आरबीआई का लैंडिंग रेट है टू कमर्शियल बैंक, वो इंक्रीज हो जाएगा। और वो जो इससे क्या होगा, जो कमर्शियल बैंक आके कंज्यूमर्स को लैंड करते हैं वो भी रेट इंक्रीज हो जाएगा। सो इससे क्रेडिट की एक्सपेंशन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 5 आता है, दैट इज वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब ये क्या है, type of a marketing channel where the members of the distribution channel such as manufacturers, wholesalers and retailer work together as a unified system to achieve common goal। देखो वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम ना एक मार्केटिंग चैनल है। इसमें क्या होता है, जितने भी मेंबर्स हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में आते हैं, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर और रिटेलर होगा, वो ना इकट्ठा यूनिफाइड सिस्टम बना लेते हैं ताकि वो अपने कॉमन गोल्स को अचीव कर सके। अब होता क्या, देखो जो मेंबर्स ऑफ द चैनल कोलैबोरेट क्लोजली, share information and coordinate their efforts to enhance the overall efficiency and effectiveness of their distribution process। जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में मेंबर्स हैं वो एक कोलैबोरेटिव वे में काम करेंगे, इकट्ठे मिलकर काम करेंगे, वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, अपने एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करेंगे ताकि जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस की ओवरऑल एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस है वो अचीव हो सके। अब नेक्स्ट आता है इसके जो VMS है यानी वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम, इसकी 3 मेन टाइप्स है। सबसे पहले आता है कॉर्पोरेट VMS। ये क्या है, अ सिंगल एंटिटी यूजली अ लार्ज कॉर्पोरेशन ओन मल्टीपल लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। इसमें क्या होता है, एक सिंगल एंटिटी है जो कि एक लार्ज कॉर्पोरेशन है, वो सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को ओन करती है। The company has complete control over the entire distribution process from manufacturing to retailing। अगर देखो, अगर लार्ज कॉर्पोरेशन है उसके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स खुद के हैं, यानी कि इन शॉर्ट उसका कंप्लीट कंट्रोल होगा पूरे डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस पे। अब ये अलाउ क्या करता है, बेटर कोऑर्डिनेशन और इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को अचीव करने में। सेकेंड आता है कॉन्ट्रेक्चुअल वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल दैट एंटर इनटू फॉर्मल एग्रीमेंट टू कोऑपरेट विद ईच अदर। एग्रीमेंट्स में इंक्लूड फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या, देखो जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, जितना भी पूरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, उसमें अलग अलग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस होगी, उन्होंने एक साथ अपने आपस में एग्रीमेंट्स किया हुआ है। वो एग्रीमेंट क्या करेगा, उनको बाइंड करेगा। बेसिकली जो ये फॉर्मल एग्रीमेंट्स होते हैं ना, ये उनको आपस में कोऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। मेंबर्स रिटेन देयर इंडिपेंडेंस बट वर्क टुगेदर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। अब जितने भी ये मेंबर्स हैं, जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, ये इंडिपेंडेंस तो रखेंगे अपनी, यानी ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, बट साथ ही साथ ये जो म्यूचुअल कोऑपरेट यानी कॉन्ट्रेक्चुअल अरेंजमेंट्स के बेसिस पे ऑपरेट करेंगे। नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेड VMS यानी एडमिनिस्ट्रेड वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। अब इसके जो ये क्या है, कैरेक्टराइज्ड बाय अ डोमिनेंट प्लेयर इन द चैनल, टिपिकली अ मैन्युफैक्चरर और रिटेलर हु हैज सिग्निफिकेंट पावर एंड इन्फ्लुएंस। देखो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है उसमें कई भी यार कोई ना कोई डोमिनेंट प्लेयर जरूर होगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो चाहे वो रिटेलर हो। वो क्या करता है, वो अपनी ही सिग्निफिकेंट पावर को यूज करता है और पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को इन्फ्लुएंस करता है। जो डोमिनेंट मेंबर है वो कोऑर्डिनेट करता है जितने भी चैनल मेंबर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को थ्रू इनफॉर्मल मींस सच एज प्राइसिंग की पॉलिसीज होगी, प्रमोशनल सपोर्ट होगी या सप्लाई चेन मैनेजमेंट होगी। सो ये थी 3 मेन टाइप। यानी फर्स्ट टाइप थी कॉर्पोरेट जिसमें एक ही सिंगल एंटिटी पूरे एंटायर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को कंट्रोल करता है। सेकंड है कॉन्ट्रेक्चुअल VMS जिसमें इंडिपेंडेंट
मेंबर्स होंगे, बट वो थ्रू कॉन्ट्रैक्ट्स अच्छी तरीके कोलैबोरेट करके काम करेंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेट इसमें इसकी बेसिक एक ही कैरेक्टरिस्टिक है, एक ही डोमिनेंट प्लेयर होगा जो सभी को मैनेज करेगा। सो इसका क्वेश्चन देखते हैं, उन्होंने क्या पूछा है, अ वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम कंबाइनिंग सक्सेसिव स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन अंडर अ सिंगल ओनरशिप। यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की जितनी भी सक्सेसिव स्टेज है वो सिंगल ओनरशिप के अंदर जो काम कर गया, यानी उसका क्या है, दैट इज कॉर्पोरेट वर्टिकल मार्केटिंग सिस्टम। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज टॉपिक नंबर 6, दैट इज हम इसमें कुछ इंश्योरेंस के रिलेटेड टॉपिक्स हैं। फर्स्ट है जेटिसोनिंग, सेकंड है मॉरल हैजर्ड, थर्ड है कंसिक्वेंशियल पैरिल, फोर्थ है रिवर्स इंडैमिनिटी। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज जेटिसोनिंग। अब ये क्या, ये है एक्ट ऑफ इंटेंशनली थ्रोइंग ओवरबोर्ड और डिस्कार्डिंग कार्गो और प्रॉपर्टी फ्रॉम अ शिप और एयरक्राफ्ट इन ऑर्डर टू लाइटन द लोड एंड प्रिजर्व द सेफ्टी ऑफ वेसल एंड इट्स क्रू। कहना क्या चाहते हैं वो, देखो मान लो अगर आपका कार्गो जा रहा है थ्रू अ वाटर शिप फ्रॉम वन नेशन टू अनदर और बीच में कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होगी और उनको ऐसा लगता है कि वेट ज़्यादा है, वो क्या करेंगे, वो डेलिबरेटली यानी इंटेंशनली जितना भी उनका कार्गो या ओवरबोर्ड सामान है या प्रॉपर्टी उसको फेंकना शुरू कर देंगे ताकि फर्दर लॉस को मिटिगेट किया जा सके। यानी ये जो काम किया जाता है ना, ये सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशंस में ही किया जाता है ताकि जो बियोंसी होगी, स्टेबिलिटी होगी शिप की, वो इंक्रीज की जाए और लॉस रिस्क को मिटिगेट किया जाए ताकि अवॉइडिंग अ शिप रैक और प्रिवेंटिंग फर्दर डैमेज। अब जो ये जेटिसोनिंग, देखो इसको ऐसे ही नहीं किया जाता, इसके लिए स्पेसिफिक लॉस एंड रेगुलेशंस दी गई हैं जो इसको गवर्न करती है। सेकंड आता है हमारा पॉइंट, मॉरल हैजर्ड्स क्या होते हैं। अब ये वो सिचुएशंस हैं इन विच इंडिविजुअल्स और एंटिटीज आर inclined to take risk or act in a reckless manner because they are protected from negative consequences of their action। यानी इसमें क्या है मॉरल हैजर्ड में, अब ये वो सिचुएशन, देखो इसमें जो इंडिविजुअल्स और एंटिटीज इस तरीके से रिएक्ट करेंगे क्योंकि उनको पता है अगर उनके वो रिएक्शन नेगेटिव इंपैक्ट्स देंगे, वो उनके जो नेगेटिव इंपैक्ट्स हैं वो ऑलरेडी इंश्योर्ड है। यानी arise when one party can bear the cost or risk associated with certain action while another party or entity bears the potential losses or liability। देखो सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंश्योरेंस मॉरल हैजर्ड अकर व्हेन पॉलिसी होल्डर इंगेज इन रिस्कियर बिहेवियर और फेल टू टेक एडिक्वेट प्रिकॉशन बिकॉज दे आर प्रोटेक्टेड बाय इंश्योरेंस कवरेज। कहना क्या वो क्या चाहते हैं, मान लो सपोज करो, मैं आपको एग्जांपल के समझाता हूं, आपने कार की इंश्योरेंस करवाई हुई है उसके डैमेज की, या आप कार के एग्जांपल छोड़ो, हम ये एग्जांपल ले लेते हैं लाइक हमारा वेयर हाउस है, उसमें हमारे इनफ्लेमेबल गुड्स पड़े हैं, हमने उसकी इंश्योरेंस करवाई हुई। अब हम जानबूझकर ही जो फ्लेमेबल थिंग्स है लाइक फायर को उसको हम वेयर हाउस में लेके जा रहे हैं, ये होते हैं मॉरल हैजर्ड। यानी हम अवॉइड करते हैं, खुद ही हम अवॉइड करते हैं कि हम रिस्क लेना चाहते हैं, हम उसको इस नजरिए से देख लेते हैं कि हमें तो इंश्योरेंस क्लेम मिल ही जाना है। नेक्स्ट आता है हमारा कंसिक्वेंशियल पैरिल। ये होता है क्या, दिस रेफर्स टू अ लॉसेस और डैमेजेस दैट रिजल्ट इनडायरेक्टली फ्रॉम स्पेसिफिक इवेंट और पैरिल। यानी अगर कोई स्पेसिफिक इवेंट हो गया या पैरिल इनकर हो गया, उसी के ही रिजल्ट से एक और पैरिल रिजल्ट करेगा, दैट इज सब्सिक्वेंट और सेकेंडरी इफेक्ट दैट अराइज एज कंसिक्वेंस ऑफ इनिशियल इवेंट। फॉर एग्जांपल, if a fire breaks out in a building, the direct peril is the fire itself, while the consequential peril may include smoke damage, water damage from firefighting efforts, or business interruption due to closure of building। कहना क्या वो क्या चाहते हैं, देखो एक बिल्डिंग से उसमें काम चल रहा था, अब उसके एक फ्लोर में आग लगी, उसको तो बिल्डिंग को पूरा खाली करवाना पड़ेगा, यानी उससे प्रोडक्शन या काम रुक गया। यानी इसमें जो फायर था वो है मेन पैरल, और जो काम रुक के हमें नुकसान फर्दर हुआ दैट इज अ कॉन्सिक्वेंशियल पैरल। Often considered in insurance policies where coverage may extend to both direct and indirect losses। देखो अब हम वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, अगर तो हमारी बिल्डिंग में आग लग गया, जो उससे डैमेज हुई दैट इज अ डायरेक्ट लॉस, और अगर हमने हमारी बिल्डिंग 5 फ्लोर्स किया, उसमें 2 फ्लोर्स में आग लग गया, हमें पूरी बिल्डिंग को खाली करवाना पड़ा, जिसमें दूसरी बची 3 फ्लोर्स को में भी काम रुक गया, दैट इज अ इनडायरेक्ट लॉस। अब ये कॉन्सिक्वेंशियल पैरल का था कॉन्सेप्ट। लास्ट जो कॉन्सेप्ट आता है दैट इज रिवर्स इंडैमिनिटी और इंडैमिनिटी इन रिवर्स। इसका क्या मतलब है, ये एक कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोविजन है और एग्रीमेंट है जिसमें इन विच पार्टी एग्रीज टू कंपेंसेट और इंडैमिनिफाई अनदर पार्टी फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज्ड बाय द लेटर। मान लो फॉर एग्जांपल एक पार्टी है, वो उसने उसकी
एग्री करके वो दूसरी पार्टी को कंपेंसेट करने के लिए और इंडेमनिफाई करने के लिए उस लॉस के लिए जो वो हुआ ही फर्स्ट पार्टी के कारण है। The party that would typically be the beneficiary of indemnification assumes a responsibility for providing compensation or assuming liability. This arrangement can occur when the party seeking indemnification is in stronger financial position or has better risk management capabilities than the other party. कहना क्या चाहते हैं, इस अरेंजमेंट में एक पार्टी इंडेमनीफाई करती है दूसरी पार्टी को, यानी वो एक बेनिफिशियरी पार्टी बन जाती है। सो लेट्स हैव अ लुक। आपको टॉपिक मैंने अच्छे से समझा दिए। हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हमें वो क्वेश्चन में कह रहे हैं द एक्ट ऑफ थ्रोइंग ऑन बोर्ड कार्गो एंड अदर थिंग्स फ्रॉम द शिप टू सेफगार्ड इट फ्रॉम अ टोटल लॉस इन टाइम्स ऑफ पेरिल इज कॉल्ड। अभी हमने रीड किया, इसे जेटी सोनिंग कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। 7th टॉपिक जो हमारा आता है दैट इज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांसिट। इस राइट का क्या मीनिंग है, देखो ये एक लीगल कॉन्सेप्ट है दैट ग्रांट्स अ सेलर और कंसाइनर अ राइट टू होल्ड द डिलीवरी ऑफ गुड्स दैट आर इन ट्रांजिट टू बायर और कंसाइनी टिपिकली ड्यू टू सर्टेन स्पेसिफाइड कंडीशंस और सर्कमस्टांसेस, कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय सेलर और कंसाइनर व्हेन दे बिकम अवेयर ऑफ सर्टेन इवेंट्स और कंडीशन दैट इंडिकेट अ रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट बाय द बायर। सिंपल क्या है, देखो ये कि ये लीगल कॉन्सेप्ट है, ये सेलर और कंसाइनर को एक राइट ग्रांट करता है। उसका मीनिंग क्या है, अगर मान लो उन्होंने गुड्स अपने एंड से डिस्पैच कर दिया बट अभी भी गुड्स इन ट्रांजिट है, वो उसको वहीं पे स्टॉप कर सकते हैं और उसके पोजेशन को रीगेन कर सकते हैं। अब ये किया क्यों जाता है, देखो सेलर और कंसाइनर को कोई भी डाउट हो सकता है, माइट भी बायर ने उस या कंसाइनर उसको पैसे ना दिए हो, इसको अलावा कोई डिफॉल्ट इन पेमेंट हो, बायर की इंसॉल्वेंसी हो या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, एक्सरसाइज वाइल द गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। देखो ये राइट तभी ही एक्सरसाइज किया जा सकता है जब गुड्स अभी भी ट्रांजिट में है। अगर गुड्स बायर या कंसाइनी के पास पहुंच ही गए हैं तो देन इस राइट की कोई वैल्यू ही नहीं है। इस स्पेसिफिक कंडीशन है रिक्वायरमेंट फॉर एक्सरसाइजिंग राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट मे वेरी डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशन। अब इस राइट को एक्सरसाइज करने के लिए जो भी एप्लीकेबल लॉस एंड रेगुलेशंस है उनको जिस जुरिसडिक्शन में फॉलो करता है उसको हमें फॉलो करना ही पड़ेगा। So let's have a look at a question. Question क्या कह रहे हैं, the right to stoppage in transit exercised by an unpaid seller is to, देखो कि अगर सेलर को उस अनपेड है वो राइट टू ट्रांजिट यानी राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्यों एक्सरसाइज कर रहे हैं, मैंने आपको थ्योरी में ही बता दिया, वो एक्सरसाइज करेगा टू रीगेन पोजेशन। अगर उसके पास गुड्स की पोजेशन वापस आ जाएगी यानी वो कंपेल कर पाएगा बायर और कंसाइनी को वो उनकी जो पेमेंट्स ड्यू है उसको पूरा फुलफिल कर सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक नंबर 8 आता है दैट इज रिलेटेड टू रिलेशनशिप्स है। मैं आपको रिलेशनशिप समझाऊंगा। फर्स्ट आती है डेटर और क्रेडिटर की, सेकंड आती है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की, थर्ड आती है प्रिंसिपल और एजेंट की, फोर्थ आती है ड्रॉअर और पे की। जो सबसे पहला आता है डेटर क्या होता है, देखो ये वो इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन और एंटिटी दैट ओस अ डेट और ऑब्लिगेशन टू अनदर पार्टी responsible for fulfilling the terms of debt such as making payments or providing goods and services। यानी डेटर्स वो है जिनसे हमें पैसा रिसीव करना है, यानी ओसा डेट, उनको उनका पैसा मिलेगा। नेक्स्ट आता है क्रेडिटर, पार्टी और एंटिटी टू द डेट इज ओड। देखो जो डेटर है वो डेट को ओ करता है और जो क्रेडिटर है वो बंदा है टू whom द डेट इज ओड, यानी क्रेडिटर को पैसा मिलेगा, डेटर क्रेडिट, सिंपल सी बात है, क्रेडिटर वो पर्सन है जिसे पैसा देना है, डेटर वो पर्सन है जिससे पैसा लेना है। सेकेंड रिलेशनशिप आती है ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की। अब ट्रस्टी कौन होता है, इंडिविजुअल और एंटिटी दैट होल्ड्स अ लीगल टाइटल टू प्रॉपर्टी एसेट्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन और ग्रुप नोन एज द बेनिफिशियरी। फिड्यूशरी ड्यूटी टू मैनेज द एसेट्स ऑफ प्रॉपर्टी फॉर बेनिफिट ऑफ द बेनिफिशियरी। देखो ये वो इंडिविजुअल और एंटिटीज है जिनके पास एक लीगल इंटाइटल है प्रॉपर्टी और एसेट्स को मैनेज करने का किसी के बिहाफ पे, और जो किसी के बिहाफ के जिसके बिहाफ के ये काम किया जाता है उसको बेनिफिशियरी कहते हैं। ये अब फिड्यूशरी ड्यूटी बनती है ट्रस्टी की प्रॉपर्टी और एसेट को मैनेज करने की। एक्ट्स इन अ बेस्ट इंस्ट्रक्टर ऑफ बेनिफिशियरी एंड फॉलो एनी इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइंस outlined in the trust agreement।
देखो अगर हम किसी को ट्रस्टी बनाना चाहते हैं अपने एसेट्स और प्रॉपर्टी, हमें एक ट्रस्ट एग्रीमेंट करना पड़ता है और जो ट्रस्टी है वो बेनिफिशियरी की गाइडलाइंस और ट्रस्ट एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करेगा। अब बेनिफिशियरी क्या है? पर्सन और एंटिटी रिसीव्स अ बेनिफिट फ्रॉम ट्रस्ट सच एज इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट। कहना क्या था, जो ट्रस्ट एग्रीमेंट में से जो पर्सन बेनिफिट्स को रिसीव कर रहा है उसको हम कहते हैं बेनिफिशियरी। नेक्स्ट आती है हमारी रिलेशनशिप प्रिंसिपल और एजेंट की। देखो प्रिंसिपल कौन होता है? इंडिविजुअल और एंटिटी दैट ऑथराइजेस अनदर पर्सन नोन एज द एजेंट टू एक्ट ऑन देयर बिहाफ इन बिजनेस और लीगल मैटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ एजेंट व्हाइल दे आर एक्टिंग विद इन देयर थर्ड। अगर कोई पर्सन, इंडिविजुअल या एंटिटी किसी सेकेंड पर्सन को जो कि उसका एजेंट है उसको ऑथराइज करता था, वो उसके बिहाफ पे अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कर सकता है और जो वो ट्रांजैक्शंस करेगा उसके लिए प्रिंसिपल खुद रिस्पॉन्सिबल होगा, दैट इज प्रिंसिपल। अब एजेंट क्या है? इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। देखो प्रिंसिपल अगर ऑथराइज करता है किसी पर्सन को, जो एजेंट है वो प्रिंसिपल के बिहाफ पे एक्ट ऑन करता है, वो डिसीजंस लेता है, वो टास्क को परफॉर्म करता है। अब जो एजेंट है उसकी लॉयल्टी बनती है टूवर्ड्स द प्रिंसिपल। नेक्स्ट आती है ड्रॉअर और पे में क्या फर्क है। देखो जो ड्रॉअर होता है ये वो पर्सन और एंटिटी है दैट राइट्स और क्रिएट्स अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज अ चेक और ड्राफ्ट। ड्रॉअर क्या करता है? वो चेक और ड्राफ्ट यानी कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इवन बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी वो राइट डाउन करता है, उनको बनाता है। डायरेक्ट्स द पेमेंट्स ऑफ फंड टू, यानी जो ये इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं इनका मेन मकसद क्या होता है? पेमेंट को डायरेक्ट करना, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट डिस्क्राइब करता है कौन बंदा, यानी ड्रॉअर का जो ड्रॉई होता है वो ड्रॉई किसको पेमेंट देगा, वो ड्रॉअर को देगा या वो पेई को देगा। अब पेई क्या? देखो पेई वो बंदा है जो एट द एंड, ये एंटिटी भी हो सकता है, ये इंडिविजुअल भी होता है, एट द एंड जिसको पैसे मिलने हैं, यानी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रेम किया गया जिसमें उसका जिसका नेम मेंशन है दैट विल रिसीव मनी इन द फ्यूचर, उसको हम कहते हैं पेई। सो होप्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे डेटर, क्रेडिटर की, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी की, प्रिंसिपल, एजेंट की और ड्रॉअर पे की। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले क्या कहना है? द रिलेशनशिप बिटवीन अ बैंक एंड इट्स कस्टमर इज बेसिकली दैट ऑफ। अब देखो बैंक और उसके कस्टमर में कैसी रिलेशनशिप होती है? देखो डेटर और क्रेडिटर की तो हो नहीं सकती, ना तो बैंक को हमें पैसे देने हैं ना बैंक ने हमसे पैसे लेने हैं, ना तो प्रिंसिपल और एजेंट की हो सकती है। सो मैंने आपको डिटेल में ट्रस्टी और बेनिफिशियरी की भी बता दिया, प्रिंसिपल और एजेंट की भी बता दिया, ड्रॉअर ड्रॉई की भी बता दिया। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि रिलेशनशिप है किसकी। देखो अगर हम ध्यान से देखें, बैंक और कस्टमर में जो रिलेशनशिप होती है दैट इज ऑफ ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी। हम लोग बैंक को अपनी ही पैसे का ट्रस्टी बना देते हैं, वो हमारे ही इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उस हमारे पैसे को मैनेज करता है, हमें उसको जैसे हम अपने बैंक को इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे ही वो उनको हैंडल करेगा। नेक्स्ट लेट्स हैव अ टॉपिक 9। टॉपिक 9 में हमारा जो टॉपिक आ रहा है, डाटा आ रहा है, वो आ रहा है सेक्शन 80 TTB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो जो मैं आपको ये टॉपिक्स करवा रहा हूँ श्योर 100% यूजीसी ने इनको पूछा है, माइट भी फ्यूचर में भी वो इनके अराउंड ही क्वेश्चंस को पूछेंगे, इसीलिए मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस कराना हूं। जितने भी क्वेश्चंस है डाटा आर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो यूजीसी ने कॉमर्स के पेपर में पूछे ही पूछे। अगर आपको मेरा इनिशिएटिव, मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं, पूरी सीरीज क्लास वाइज स्ट्रक्चर्ड वे में चलेंगी, प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ो, यानी मेरे इस इनिशिएटिव का आपको भी बेनिफिट हो सके। देखो अब सेक्शन 80 TTB है क्या इनकम टैक्स का? ये एक प्रोविजन है जो अलाउ करती है सीनियर सिटीजन दैट आर 60 ईयर्स एंड अबव द एज, वो 50,000 रुपीज की डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं अपनी GTI से फॉर इंटरेस्ट इनकम अर्न ऑन डिपॉजिट्स विद अ बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस। कहना क्या वो चाहते हैं, अगर किसी सीनियर सिटीजन के जिसकी एज 60 और उससे अबव है, अगर उसने कहीं पे भी एज अ इन्वेस्टमेंट किया, चाहे उसने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में कराया, चाहे पोस्ट ऑफिस में कराया, उसके जो उसे इंटरेस्ट इनकम रिसीव होगी उस पर एग्जैक्ट ₹50,000 की वो डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं फ्रॉम देयर ग्रॉस टोटल इनकम। अब ये जो 80 TTB की जो डिडक्शन थी दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द बजट 2018 और 2018 और 19 के फाइनेंशियल ईयर से इसको एप्लीकेबल कर दिया। अब ये 80 TTA से डिफरेंट है।
अब 80 TTA क्या अलाउ करती है, दैट इज डिडक्शन ऑफ ₹10,000 फॉर इंटरेस्ट इनकम ऑन सेविंग्स अकाउंट ओनली एंड इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल्स एंड HUFs एक्सेप्ट फॉर सीनियर सिटीजन। देखो जो 80 TTA की डिडक्शन थी वो सिर्फ 10,000 का अमाउंट अलाउ करती थी एज अ डिडक्शन फ्रॉम द इंटरेस्ट इनकम, वो भी सिर्फ इंडिविजुअल्स और HUF को, नॉट एप्लीकेबल टू सीनियर सिटीजन। और जो 80 TTB किया अब ये सीनियर सिटीजन पे एप्लीकेबल है। सो लेट्स हैव अ लुक, इसका क्वेश्चन क्या यूजीसी ने पूछा, उन्होंने कहा था अंडर सेक्शन 80 TTB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट व्हिच अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स अवेलेबल टू सीनियर सिटीजन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम डिपॉजिट्स विद बैंक्स और पोस्ट ऑफिस और कोऑपरेटिव में। सो सिंपल सा आंसर है दैट इज ₹50,000, ऑप्शन नंबर ए। लास्ट हमारा टॉपिक जो इस वीडियो को आता है दैट इज प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है, देखो जो प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट है ये एक कॉन्सेप्ट है जीएसटी के अंदर। इट अलाउज रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स टू क्लेम क्रेडिट फॉर द टैक्सेस पेड ऑन इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या करता है, जितने भी जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर्स है वो एक क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं जितने उन्होंने अपने इनपुट या इनपुट गुड्स भी हो सकते हैं, इनपुट सर्विसेज भी हो रहे हैं, उनके लिए जो टैक्स पे किया हुआ है यूज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब इसकी जो लिमिट है दैट इज 5% ऑफ द एलिजिबल ITC अवेलेबल इन टैक्स पेयर्स GST है 2B। This rule was amended recently and is applicable from 1st January 2022 onward। अब जो ये प्रोविजनल इनकम टैक्स क्रेडिट है ये 1st जनवरी 2020 ऑनवर्ड से एप्लीकेबल है। पहले जो इसकी लिमिट थी दैट वाज 10% फॉर द पीरियड बिटवीन 1st जनवरी 2020 एंड 31st दिसंबर 2020, यानी 2020 जनवरी से दिसंबर तक इसकी लिमिट 10% थी। अक्टूबर 2019 से लेके 9 अक्टूबर 2019 से लेके 31st दिसंबर 2019 तक इसकी लिमिट 20% थी। फॉर द टाइम बीइंग नाउ प्रेजेंट पे इसकी लिमिट 5% की गई है। अब ये क्या है, कैन बी यूटिलाइज्ड अगेंस्ट एनी टैक्स लायबिलिटी सच एज इंटीग्रेटेड टैक्स, सेंट्रल टैक्स, स्टेट एंड यूनिटरी टैक्स। However, there is specific order of utilization of input tax credit as per Rule 88A of CGST Rules 2017। इसको कोई भी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर अपने ही टैक्स लायबिलिटी के लिए इन दी एनी फॉर्म यूज कर सकता है। लेट्स हैव अ लुक, क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन एनी टैक्स लायबिलिटी, सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी, डिफरेंशियल इनकम टैक्स गेन एंड फाइन। सो इसका राइट आंसर विल बी सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी। देखो हम अपना इनपुट प्रोविजनल इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी और पर्सन की टैक्स लायबिलिटी के लिए नहीं यूज कर सकते, हम अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी ही सेल्फ असेस्ड टैक्स लायबिलिटी के लिए यूज कर सकते हैं। सो होप सो फ्रेंड्स आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। हम इसी वे में डेली क्लासेस करेंगे, जितने शॉर्ट टॉपिक्स हैं 100% यूजीसी ने पूछे होंगे और फ्यूचर में भी जो जून 2023 का यूजीसी का पेपर आ रहा है उसके अराउंड क्वेश्चन से रिवॉल्व करेंगे, उसकी हम डिटेल वीडियोस बनाएंगे, क्लासेस स्ट्रक्चर्ड वाइज चलेंगी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जब मेरी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन साथ के साथ मिल सके। थैंक यू वेरी मच, होप सो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।